भैया आने वाली बराबर जाने वाली, बहुत इंटरेस्टेड। आज हम आपको बताएंगे आने वाली बराबर जाने वाली, बहुत गजब का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और बहुत आसानी तरीके से आप इसको सीख सकते हो। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आज हम आपको? विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ के नियम। उसका मैं प्रथम नियम आपको आज मैं बताऊंगा। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा और बहुत आसानी तरीके से आप उसको सीख सकते हैं। क्यों? सुनते रहिएगा और नोट करते रहिएगा जो आपको अच्छा लगे। क्या आपने कभी जंक्शन के बारे में सुना है? जैसे रेलवे जंक्शन सुना है? उसको जंक्शन क्यों कहा गया? जंक्शन का मतलब होता है संधि। उसको जंक्शन क्यों कहा गया? क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे तुम्हारे यहाँ कोई निकटवर्ती रेलवे स्टेशन होगी तो आप क्या देखते हो, उस स्टेशन पर जैसे मान लो ये स्टेशन है तो वन वे रास्ता है, यानी कि एक ही रास्ते से गाड़ी आएगी, उसी रास्ते से होते हुए निकल जाएगी। जंक्शन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक स्टेशन है, वहाँ पर कई प्रमुख नगरों से, कई शहरों से, दूर दूर से, हर जगह से आने वाले कई सारे मार्ग हैं। जैसे लखनऊ स्टेशन आपका है तो पता चला कि यहाँ से एक इलाहाबाद रायबरेली से होते हुए एक आ रहा है मार्ग, एक सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होते हुए आ रहा है जो वाराणसी से आता है लखनऊ के लिए, एक आ रहा है पता चला कि इधर बाराबंकी फैजाबाद से होते हुए आ रहा है, एक दूसरा पता चला कि सीतापुर होते हुए लखीमपुर जा रहा है, दूसरा पता चला कानपुर होते हुए टुंडला होते हुए, है ना, आगरा के लिए मुड़ गया, ये कहीं दिल्ली के लिए चला गया, या इधर कहीं आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली जा रहा है, कोई झांसी जा रहा है रूट, है ना, तमाम प्रकार के रूट हैं। तो ये कहलाता है पोर्ट हमारा संधि। इसे हम क्या कहते हैं? संधि। इसी को ही कहते हैं जंक्शन। ये जंक्शन है, समझे ना भैया? और जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो सारी गाड़ियाँ जाएंगी भी, तो जो आई और वो कहीं न कहीं चलेगी। संधि पर कितनी गाड़ियाँ बचती हैं? एक भी नहीं। प्लेटफार्म खाली, पूरी स्टेशन खाली। जो आएगी गाड़ी उसको जाना ही जाना है, तो प्लेटफार्म पर कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है आपको। वही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। संधि के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। संधि क्या है? बहुत सारी संधियाँ सरल परिपथ में भी रहती हैं। वहाँ पर धाराओं का आवागमन होता है। जो विद्युत परिपथ होते हैं उनमें भी संधि होती है, और उन संधियों पर धाराओं का आवागमन होता है। धाराओं का आवागमन होता है, यानी कि धाराएं आती हैं, धाराएं जाती हैं। समझे? जैसे आपने क्या देखा कि एक सिंपल सा सर्किट आपने बनाओ, ऐसे किताबों में देखा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। सेल से धारा हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलेंगी। जो बड़ी डंडी खींची जाती है ये सेल की एनोड है, धनाग्र है। ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, और इसी को ही हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि उच्च विभव। ये उच्च विभव का इलेक्ट्रोड है। और ये जो है आपका लोअर पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव का इलेक्ट्रोड। समझे? इसी को हम धनाग्र कहते हैं, और ये है हमारा ऋणाग्र, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से ही धारा फ्लो करती है। धारा फ्लो किया,
तो धारा अगर फ्लो कर रही यानी कि हायर पोटेंशियल से ही धारा हमेशा लोअर पोटेंशियल की ही ओर जाती है। तो अगर ये हायर पोटेंशियल हमारा यहाँ से इस रेसिस्टेंस वायर से कनेक्ट है तो इसका मतलब इस रेसिस्टेंस का, इस प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर ये होता है सेल है। जैसे सेल के साथ में कोई आपने बल्ब लगा लिया, सेल से आपने क्या किया, कोई पंखा चला लिया, या सेल से आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रिक ऑपरेटस, कोई ऐसा विद्युत उपकरण आपने यहाँ पर जो है लगा रखा है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वही रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का मतलब और कुछ नहीं है। घरेलू सामान में आप देखते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सारे होते हैं जो लगते हैं, चलते हैं, यूज करते हैं उनको, बस वही चीज़ है। बाकी रेसिस्टेंस को आपने, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, जो पीछे लेक्चर में आपको बताया जाएगा। अच्छा भाई, इसमें रेसिस्टेंस में धारा का जो प्रवाह होता है, धारा कैसे बहती है? जैसे पानी बहता है, जैसे पानी बहते यानी कि तरल का प्रवाह होता है, तरल का प्रवाह। तो जैसे तरल ऊंचे दाब से नीचे दाब की ओर है ना, हवा का प्रवाह कैसे होता? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ऐसे ही धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, जैसे मान लीजिए एक रॉड ले ली मैंने लोहे की और उसको हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं, तो देखते होंगे धीरे 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 करते करते दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। जब हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ का ताप जो है थीटा ज़्यादा है और यहाँ का ताप जो है कम है। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, बहती है ऊष्मा दूसरे सिरे। और कब तक बहती है? जब तक यहाँ का ताप और यहाँ का ताप समान नहीं हो जाता है, तब तक बहती है ना। तापांतर शून्य, बहना बंद। ऐसे ही तरलों का जो प्रवाह होता है ऊंचे दाब से हायर प्रेशर से लो प्रेशर तक, है ना, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तरल का प्रवाह होता है। पानी बहता है तो क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ऐसे ही धारा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो ये धारा का प्रवाह है, इधर से होते हुए धारा बहती हुई जा रही है। क्या इसमें कहीं आपने देखा कि कोई संधि है? नहीं है, क्योंकि धारा के लिए एक वन वे है। इधर से होते हुए धारा ऐसे 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 होते हुए यहाँ आ रही है। ये धारा का वन वे है, इसमें कोई भी संधि नहीं है। लेकिन इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ही ओर बहती है। धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर मान लिया जाए कोई आपने ऐसा रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया या कोई भी एक ऐसा है ना सोर्स लगा दिया, जैसे कंडेंसर लगा दिया या हम कह सकते हैं कि कोई संधारित्र लगा दिया और उसका विभव ज़्यादा है, ये उच्च विभव है इसका, यानी यहाँ और यहाँ का विभवांतर जो है वो उच्च है। तो धारा और ये इसका जो टर्मिनल है वो V कम है, या कह सकते हैं कि EMF उसका कम है, तो धारा इधर से बहेगी, ऐसे बहेगी। तो इन दोनों की कंडीशन में क्या है, क्या देखा कि अगर ये उच्च विभव था तो धारा यहाँ से चलते हुए इधर की ओर आई, यानी कि इस कंडीशन में सेल से धारा निकल रही है। सेल अपनी ऊर्जा को खपत कर रहा है, किसमें? इसमें। इस कंडीशन में क्या है कि अगर ये मान लीजिए कंडेंसर लगा है या कोई ऐसा संधारित्र लगा है या मान लीजिए कोई ऐसा प्रतिरोध ही लगा है जिसका विभव इसके वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज से या उसके विद्युत वाहक बल से ज़्यादा है, तो ये इसको धारा देगा, क्योंकि धारा सदैव उच्च से निम्न विभव की ओर बहती है, तो ये इसको धारा देगा। उस कंडीशन में यही सेल हमारा चार्ज होने लगेगा, यानी कि ये जो है वो ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये हमारा जो है ये चार्ज हो रहा है ना। तो संधि क्या है, धारा का प्रवाह कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है ना भैया। तो अब जरा संधि की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि संधि के कई सारे एग्जाम्पल हम आपको दें। पहले संधि क्या है, तभी आप किरचॉफ का प्रथम नियम समझ पाएंगे। और ये चीज़ें समझना बहुत सारी ज़रूरी हैं क्योंकि न्यूमेरिकल जो है इसी के बेसिस पर ही लगेगा। तो जैसे मान लिया जाए कि एक सिंपल सा सर्किट हमारा ये लिया गया, ऐसे है, एक ये लगा हुआ है।
आपने क्या किया, चलो मान लेते हैं भाई धारा के लिए देखें, धारा मान लिया अगर ये सेल बहाएगा तो इस सेल से धारा, एक चीज़ तुमने यहाँ पर क्या देखी कि इस सेल से जो धारा निकल रही थी आई, वही होते हुए आई इसी में इंटर करेगी। सेल से जितनी धारा निकलेगी सेल में उतनी ही धारा इंटर भी करेगी, समझे भैया। तो मान लो हमने इस सेल से धारा बहाई, तो जैसे ही धारा यहाँ से बहती हुई आई तो उसको दो रास्ते दिखे, यानी कि ये संधि है, समझे ना भैया। अगर मान लीजिए यहाँ से धारा बहते हुए यहाँ पहुँची तो उसको भी दो रास्ते दिखे, यानी कि ये संधि है। अगर मान लो इस सेल से धारा यहाँ से चली तो ये सेल से धारा यहाँ बहते बहते जा तो रही है, इसमें गई फिर इसमें आई, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वन वे है, ये संधि नहीं है, ये संधि नहीं है, क्योंकि ये वन वे है, एक ही रास्ता है। संधि का मतलब एक से अधिक रास्ते हों धारा को आने और जाने के लिए, वो संधि है। जैसे मैंने रेलवे प्लेटफार्म और जंक्शन के बारे में बताया, वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो संधि के बारे में समझ गए। अच्छा, सपोज करो कि मान लो कि जैसे मैंने कहा ना, पानी बहता है, हवा बहती है, तरल पदार्थों का जो बहाव है वो ऊंचे दाब से नीचे दाब की ओर, है ना, वही यहाँ पर भी लागू होता है। सपोज कर लो कि मान लो 5 लीटर पानी इस रास्ते से बहते हुए आ रहा था, उसको दो रास्ते मिले, एक इधर मिला और एक इधर मिला। तो एक इधर मान लिया जाए वो 1 लीटर पानी लेकर के जा रहा है, ये रास्ता 1 लीटर बहता हुआ पानी ले गया, तो इधर कितना गया, इधर 4 ही जाएगा, क्योंकि जितना भी पानी आ रहा है वो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, 1 लीटर इधर और 4 लीटर इधर। ऐसे ही अगर धारा बहती हुई आ रही है तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, जो इधर जाएगी धारा तो उस जितनी बचेगी वो इसमें जाएगी। अगर मान लिया जाए 4 एम्पियर की धारा हम बहते हुए लिए आ रहे थे, यहाँ से बह रही थी, तो अगर 1 एम्पियर की धारा इसमें गई तो बची कितनी, 3 एम्पियर की धारा, वो इसमें जाएगी। यानी कि चार्ज जो है वो कंज्यूम रहता है, समझे ना, कंज्यूम रहता है चार्ज हमारा, चार्ज संरक्षित रहता है, आवेश जो है संरक्षित रहता है। जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी, बस। कहीं पर भी वो, जैसे मैंने बताया ना कि जंक्शन है, जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उस जंक्शन पर, है ना, उस जंक्शन पर जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो सारी गाड़ियाँ चली जाएंगी, प्लेटफार्म बिल्कुल खाली हो जाएगा, प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी नहीं रहेगी। ऐसे ही जितना ही आवेश बहते हुए आएगा, आवेश प्रवाह माने ही धारा होता है, तो आवेश जितना बहता हुआ आया वो पूरा आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जितना जो रास्ता मिला वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या हम कह सकते हैं कि अगर इधर से भी आ रहा है आवेश, इधर से भी आवेश आ रहा है, तो ये रास्ता मिला उसको जाने के लिए, तो जाएगा तो पूरा आवेश संरक्षित होकर के जाएगा, यानी कोई भी उस संधि पर आवेश नहीं रहेगा, यानी कि उस संधि पर कोई भी चार्ज, कोई भी धारा नहीं रहेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि आवेश हमारा संरक्षित है। जैसे मान लिया जाए तो ये आने वाली, अगर मान लिया इधर भी गई तो आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली बराबर जाने वाली, इतना ध्यान रखना है। तो जैसे मान लिया जाए कि सपोज़ करें कि इस तरीके का कोई एक सर्किट है जिसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, और इधर भी एक सर्किट है, एक रास्ता ये गया है ऐसे, तो इधर जा रही है x एम्पियर और इधर जा रही है मान लो 2 एम्पियर। तो ये क्या हो गई, संधि हो गई। आपसे कह रहा है यक्स का मान बताओ, तो यक्स का मान बताने का मतलब क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली बराबर जाने वाली। भाई जिसको लाओगे छोड़ने भी तो जाओगे ना, तो कमरे में रह कौन गया, कोई नहीं। ऐसे ही यहाँ से जो भी आई उसे चली गई, यहाँ कितनी रहेगी, कुछ नहीं। तो 4 एम्पियर आ रही है तो इधर ये यक्स, इधर 2 एम्पियर कह रहा है, यक्स का मान बताओ क्या होगा। तो संधि पर देखो, आने वाली बराबर जाने वाली, 4 एम्पियर आ रही थी, ठीक, ये तो जा रही है यार बराबर जाने वाली, यक्स भी जा रही है और 2 एम्पियर भी जा रही है, तो +2। तो यक्स का मान कितना आ गया, 2 उधर ले जाओ, 4 माइनस का 2, यानी यक्स बराबर 2 एम्पियर, यानी इधर 2 एम्पियर जा रही है, 4 आई, 2 इधर चली गई, 2 इधर चली गई। ऐसे ही मान लो कि
4 एम्पियर इधर से आ रही है, 10 एम्पियर इधर से आ रही है, ये x एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है। अब बताओ भाई, कह रहा है x का मान बताओ कितना है। तो संधि कितनी मिली आपको, एक ये संधि मिली, एक ये संधि मिली। क्यों भाई, एक संधि ये मिली और एक संधि ये मिली, और एक मान लिया जाए इधर भी है जो इस ओर है, मान लो उसका मान y है। कह रहे x और y के मान बताओ क्या होगा। तो 2 संधियां हैं आपके पास, है कि नहीं है। तो इस संधि पर देखो आने वाली, तो आने वाली 10 एम्पियर, ठीक, ये भी आ रही है यार, जोड़ दो। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए हमारी पॉकेट में 10 रुपये हैं, तुम आए, तुमने हमको 10 रुपये दे दिए, तो जुड़ेंगे ही तो ना। और फलाने आए, उन्होंने 5 रुपये लिए चले गए, तो पहले हो गए 20 और 5 चले गए, बचे कितने, 15। वही कहानी यहाँ पर है। तो जो आएंगे वो जुड़ेंगे और जो जाएंगे वो घट जाएंगे। तो आने वाले बराबर जाने वाले, यहाँ पर सेम चलता है सिस्टम। तो 10 आ रहा, 4 आ रहा। अच्छा ये क्या है, इधर एरो लगा है, इधर एरो लगा है, इसका मतलब यार ये तो जा रही है। बताओ भाई, तो बराबर x, तो यानी x बराबर 14 एम्पियर, यानी इसमें भाई 14 एम्पियर बह रही है इस वाले प्रतिरोध में। अब जरा यहाँ देखो, इधर से तो ये आ रही थी, तो आने वाली 14, जाने वाली, अरे लो घटा, जाने वाली क्या है, हम आने वाली बराबर जाने वाली, तो आ रही 14, ये भी जा रही, ये भी जा रही, ये आ रही, +2 बराबर जाने वाली कितनी, 3, जाने वाली कितनी, y, तो आने वाली बराबर जाने वाली, तो 14 2 16, 3 धर लाए बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया, 16 से 3 गया 13 एम्पियर। यानी कि इसमें 13 एम्पियर बह रही है ना, इसमें 13 एम्पियर बह रही है, इसमें 14 एम्पियर बह रही है। तो इस तरीके से आने वाली बराबर जाने वाली। अगर हम देखें इस तरीके से, अगर उसका हम बीजगणितीय योग निकालें, अगर हम इसका हम बीजगणितीय योग निकालें तो क्या होता है। बीजगणितीय योग का मतलब, जैसे मेरी पॉकेट में 10 रुपये आए, ठीक, तुमने मुझे 5 रुपये दे दिए, बढ़ गए। रमेश आए, उन्होंने 3 रुपये ले लिए, तो घटाओगे ही ना। फिर कोई आया, उसने 2 रुपये हमको दे दिया, तो जुड़ गए। फिर कोई आया, उसने 5 रुपये मांग लिए, तो 5 घटा दिए, देना पड़ गया। तो ये होता है इनपुट और आउटपुट, यानी कि जो आ रहा है उसको आप जोड़ते गए और जो जा रहा है उसको आप घटाते गए। लेकिन यहाँ संधि के उसमें आपने क्या देखा कि जो भी संधि पर तो कोई करंट रहती नहीं है, आने वाली बराबर जाने वाली। अगर आने वाली और जाने वाली आपस में बराबर हैं, तो अगर आप लिखेंगे कि आने वाली बराबर जाने वाली, तो क्या हो जाएगा, आने वाली माइनस जाने वाली बराबर क्या है, 0। बराबर क्या है, 0। तो वही बात है यहाँ पर, जैसे 10 आ रही, 4 आ रही, जैसे 10 थी 10, ये 4 आ रही है, जोड़ दो, ये तो जा रही है यार, माइनस का x बराबर 0। संधि पर कितनी धारा है, 0, तो x बराबर कितना आया, 14। ऐसे यहाँ देखो, ये 14 आ रही थी, अच्छा भाई 3 जा रही है, माइनस का 3, यार ये भी y भी जा रही, माइनस का पर, अच्छा 2 आ रही है, +2 बराबर संधि पर कितनी, 0। तो यहाँ से निकालेंगे 14 और 2 16, 16 से 3 गया 13, और y बराबर कितना आ गया, 13। यहाँ पर भी देखो 13, यहाँ पर 14 था, आ रहा नहीं तो नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को आप समझेंगे। तो इसी के बेसिस पर ही किरचॉफ का जो है प्रथम नियम कहा गया, क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम कहा गया कि विद्युत परिपथ में अब देखो दो प्रकार से कह सकते हो कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर रहता है, चाहे ये कहो। तो विद्युत परिपथ में संधि
पर आने वाली समस्त धाराओं का योग और संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग सदैव शून्य रहता है। अथवा करके आप ये भी कह सकते हो क्या कि विद्युत परिपथ में संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। भाई बीजगणितीय योग जैसे देखो ना, ये बीजगणितीय योग बराबर 0 है कि नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये I1, ये I2 और ये I3, तो क्या लिखोगे? I1 आ रही, ठीक, I2 जा रही, I3 आ रही, बराबर 0। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिग्मा I बराबर 0। या आप इसको कह सकते हो कि आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली समस्त धाराओं का योग, यानी कि ये आ रही है और ये आ रही है, यानी कि I1 प्लस I3, संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग सदैव बराबर होता है, बराबर रहता है, शून्य नहीं, बराबर रहता है, सदैव बराबर रहता है। तो I1 आ रही, I3 आ रही, जा कौन रही? I2, ये बराबर रहता है। क्या आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई अंतर देख रहे हो? क्या कोई अंतर देख रहे हो? बात तो वही है, चाहे ये कहो चाहे ये कहो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे संधि का अथवा धारा का नियम कहते हैं, ठीक। और मज़ेदार सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट, यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। कई बार पूछा गया कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस नियम पर आधारित है? किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपने किरचॉफ का प्रथम नियम सीखा होगा, क्या है ना भैया? ये सारी चीज़ें आप इनको नोट करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर।